ठीक है, अभी तक हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हुए आ रहे थे। अब हम लॉ ऑफ वाइब्रेशन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और पावर के लास्ट क्लास में शायद मैंने बताया भी था लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में। लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, वट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग इन योर लाइफ, चाहे अच्छा या बुरा, ठीक है, जैसे भी लोग मिल रहे हैं, पीपल इन योर लाइफ, जैसी भी सिचुएशंस आ रही हैं, सर्कमस्टेंसेस इन योर लाइफ, अच्छा, अब लोग अच्छे हों या बुरे हों या सिचुएशंस अच्छी हों या बुरी हों, वो किसके ऊपर है? कौन ये सब क्रिएट कर रहा है? जैसा कि हमने समझा ही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से कि खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ तक कि जितने आप ऐसे कहते हैं ना कि जो कोइंसिडेंसेस हैं लाइफ के, कुछ ऐसे कोइंसिडेंसेस की वो आपको लगता है कि अरे अचानक से हो गया, वो सभी भी आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। और हमारी लाइफ ऐसे समझेंगे कि जो कुछ भी है वो इसी लॉ की वजह से है, और इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन। अच्छा, तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन जानना क्यों इम्पोर्टेंट है? एक चीज ये भी पूछ सकते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी क्या वाइब्रेशन है ना, मैं कहाँ पे स्टैंड करती हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? और जब मुझे इस लॉ के बारे में पता भी चल जाएगा तो फिर मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएगा, है ना? ये भी एक चीज है, क्वेश्चन है कि अगर मुझे इस लॉ के बारे में पता भी चल गया तो फिर मेरी लाइफ कैसे चेंज हो सकती है, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी और आप सब उसका आंसर दे सकते हैं। ऐसे समझेंगे कि तीन कैटेगरी के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी क्या है? जो चीजों को खुद क्रिएट करते हैं। जैसे कि आजकल क्या, हमेशा से ही ऐसे लोग हुए हैं इस दुनिया में, who मेक थिंग्स हैपन इन देयर लाइव्स। पहली कैटेगरी ये हो गई। दूसरी क्या हो गई? मतलब जो आता जा रहा है उस पर रिएक्शन करते जा रहे हैं, जो हो रहा है उसको ही, मतलब हर दिन की अपनी कहानी चल रही है और आप हर दिन अपना ऐसे ही जी रहे हैं। दूसरी कैटेगरी ये है। और तीसरी कैटेगरी एक ये हो सकती है कि आपको कोई आइडिया नहीं है, भैया मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और कई बार जब आदमी मुश्किल सिचुएशन में फंस जाता है और उसे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता होता है, तो वो ऐसे ही कंडीशन होती है कि मुझे नहीं पता भैया मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मैंने तो ऐसे कोई किसी के साथ बुरा नहीं किया, कुछ किया नहीं, और पता नहीं क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में। तो ये तीन कैटेगरी है। आप सब जरा सोच ले और खुद को बताएं, और मुझे भी चाहे तो बता सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में अभी हैं इस समय, जो चीजों को क्रिएट करते हैं, या ऐसा तो नहीं कि दोनों में मतलब मैं ही आंसर दे रही हूँ। आप सभी अपना सोचें और बताएं कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी तो नहीं होगी फिलहाल, क्योंकि हमने इतना कुछ सीख लिया है, समझ लिया है। तो पहली या दूसरी कैटेगरी में से अब भी हो सकता है, या फिर ऊपर नीचे हो सकता है। कभी तो ऐसा लगता है कि हाँ, जो मैं चाहती हूँ वो मैं क्रिएट कर रही हूँ। और कभी ऐसा लगता है कि नहीं भाई, कुछ कुछ चीजें ऐसी है लाइफ में जिनको आप नहीं बदल सकते, जो लिखा है वो तो होना ही होगा, है ना? और ये चीजें आप लिख सकते हैं, अपना आंसर भी लिख सकते हैं। मुझे बताना चाहे तो ठीक है, बता सकते हैं। ठीक है। आई फील सेकंड कैटेगरी। ओके। तो सेकंड कैटेगरी का मतलब क्या है? हु लेट थिंग्स हैपन, जो भी हो रहा है उसके हिसाब से चलते जा रहे हैं। अच्छा, तो सेकंड कैटेगरी का मतलब क्या है? हम फील क्या करते हैं कि हम कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे, जो हो रहा है अपने आप ही हो रहा है ना। वी आर नॉट इन कंट्रोल। हम किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे, जो हमारी लाइफ में होता चला जा रहा है उसे मैं कंट्रोल नहीं कर रही हूँ। ओके, अब जानने की कोशिश क्या करेंगे लॉ ऑफ वाइब्रेशन को। सीधी सी एक लाइन समझेंगे कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन इज द डेलिबरेट क्रिएशन। डेलिबरेट मतलब जानबूझ के, डेलिबरेट क्रिएशन ऑफ लाइफ। जो भी आपकी लाइफ है उसको आप क्रिएट करते हैं जानबूझ के। और इस लॉ को समझने का मतलब ही यही है कि आप अपनी लाइफ को जैसा आप चाहते हैं उस तरह से क्रिएट करना शुरू कर देंगे। कई बार आप लोगों ने देखा होगा या एक्सपीरियंस किया होगा, और उसके बाद समझ में आता होगा कि यार ऐसा क्या हुआ है कि सामने वाला इतने खराब तरीके से बोल रहा है। ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है? सामने वाला ऐसा क्यों बोल रहा है,
इतने खराब तरीके से क्यों बोल के चला गया? मैं तो मतलब ठीक ही ठाक थी, है ना? या फिर कोई प्रॉब्लम आई लाइफ में, पर मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ गई, क्यों ऐसी सिचुएशन आ गई, मैंने क्या किया था? और मतलब लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, और अगर उसके पीछे आपका क्वेश्चन है क्यों, मेरे साथ क्यों, मैंने क्या किया है, तो देखो, इसी से हम दो उसमें डिवाइड हो गए। पहला था आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, और दूसरा है आई एम द विक्टिम। मैं विक्टिम हूँ, मतलब क्यों हो रहा है मेरे साथ, वाई मी, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और फिर से नोट डाउन करेंगे कि आप किस कैटेगरी में हैं। शायद अब भी कई बार वाई मी वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, विक्टिम मोड में चले जाते हैं कि मेरे साथ क्यों, मैंने क्या किया था। सामने वाले से मैंने तो कुछ खराब तरीके से बोला भी नहीं, वो पता नहीं क्यों ऐसे ऊट पटांग तरीके से बोल के चला गया और मेरा मूड खराब कर दिया। होता है कई बार, अब भी होता है। क्यों ऐसी सिचुएशन आ गई, तो अपने आप से क्वेश्चन, कभी कभी। कभी 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 होता कभी। है। ये सारी चीजें आप लिखते चलेंगे, हाँ मेरे साथ कभी कभी ये होता है कि मैं विक्टिम मोड में आ जाती हूँ। मुझे ऐसा समझ में आता है कि आई एम नॉट द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। इसका मतलब क्या है कि जो भी लाइफ चल रही है उसमें आपका रोल कोई नहीं है। सामने वाला बुरा बोल के चला गया, इसमें आपका कोई रोल नहीं था। ये समझ में आ रहा है ना? कोई सिचुएशन खराब हो गई, इसमें आपका कोई रोल नहीं था। वो पता नहीं क्यों खराब तरीके से बोल के चला गया, ये सिचुएशन पता नहीं क्यों खराब तरीके से हो गई ऐसी, मेरा तो कोई रोल नहीं था। ऐसा समझ में आ रहा है? अभी तक विक्टिम मोड यही होता है, वाई मी, मेरे साथ क्यों। इसका मतलब मैंने ये मान लिया है कि इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। सामने वाला कुछ भी बोल के चला गया, दैट मीन्स इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो समझने वाली बात ये है, एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग, हर चीज वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। वी आर कम्युनिकेटिंग थ्रू वाइब्रेशंस। हम एक दूसरे से भी वाइब्रेशंस के थ्रू ही बात करते हैं। अगर थोड़ा भी आपने ये साइंस पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो कुछ हम सुनते हैं ना, वो वाइब्रेशंस आती है, जो हमारा ईयर ड्रम होता है उसे कैच करता है और आपको वो आवाज अंदर मतलब समझ में आता है कि हाँ ये बोला है, लैंग्वेज ये है। इसी तरीके से जो हम देखते हैं वो भी ये वाइब्रेशंस ही रहती हैं। और हमारी आईज इस तरह की बनी हुई है जो हमें एक पिक्चर इस तरह की क्लियर दिखा देती है, ठीक है। तो वॉट एवर वी स्पीक, वॉट एवर वी सी, जो भी हम देखते हैं वो सब कुछ वाइब्रेशन है। बट हमारे ऐसे उपकरण लगे हुए हैं हमारी बॉडी में जिससे कि हमें ये चीजें सुनाई देती हैं, ऐसे दिखाई देती हैं। अदरवाइज सभी चीजें वाइब्रेशंस हैं। जो आप बोलते हैं वर्ड्स, वर्ड्स आर वाइब्रेशंस। वर्ड्स क्या है, साउंड है ना? क्लास 6 7 में भी बताया जाता है साउंड इज वाइब्रेशन। तो सभी कुछ जब वाइब्रेशन है और हम एक दूसरे से बात करते हैं थ्रू वाइब्रेशंस, तो फिर हम यूनिवर्स से भी वाइब्रेशंस के ही थ्रू बात करते होंगे, है ना? एक दूसरे से बात करते हैं वाइब्रेशंस के थ्रू, यूनिवर्स से बात करते हैं वाइब्रेशंस के थ्रू, ठीक है। यूनिवर्स से आप कुछ बोल के नहीं, मतलब आप ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ बोले और वो सुने। आप जो फील करेंगे उसके वाइब्रेशंस वो कैच करेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, किससे, लोगों से, सिचुएशन से, और अगर नहीं है, नहीं है मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी तरह से, किसी भी लेवल का स्ट्रगल है लाइफ में, या फिर बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, कोई मेंटल टेंशन है, स्ट्रेस है, किसी भी तरह की एंजाइटी है, तो इसका मतलब क्या है, आपकी वाइब्रेशंस लो है। कई बार जो हम कहते हैं ना, सामने वाला बुरे तरीके से बोल के चला गया, ऐसे ही कोई नहीं चला जाएगा। अगर आपके वाइब्रेशंस लो नहीं है तो सामने वाला आपसे बुरे तरीके से बोलेगा ही नहीं। और इस चीज को मानना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, कि हाँ भाई, अगर ये मैं क्रिएट कर सकती हूँ, किसी का बुरा बोलना या कोई बुरी सिचुएशन, ये मैंने क्रिएट करी, तो इसका उल्टा भी क्रिएट कर सकती हूँ। मानना मतलब
ये मानना कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ। और अगर ये नहीं मानते तो दूसरा ऑप्शन क्या है, आई एम द विक्टिम। हाँ जी, कोई बताना चाहता है? मैम मतलब उसका विक्टिम मीन्स शिकार होना मैम उसका। हाँ बिल्कुल सही, थैंक यू। मतलब थैंक यू। मैं उस सिचुएशन की शिकार हो गई, मैं उस पर्सन की शिकार हो गई, है ना। बहुत अच्छा, चलिए थैंक यू कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था, है ना। कुछ भी ऐसा हुआ नेगेटिव तो मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मैं उस सिचुएशन के, उस सर्कमस्टेंस की शिकार बन गई और उस टाइम की शिकार बन गई। बहुत सारी तरह तरह की चीजें हैं जिनको हम ब्लेम कर सकते हैं। तो एक चीज समझने की बात है कि अगर हम अपने थॉट्स पे, ये थॉट्स क्या है, थॉट्स आर ऑल्सो एनर्जी प्लस इंफॉर्मेशन। थॉट्स जो है वो एनर्जी प्लस इंफॉर्मेशन है। और जब भी आप कुछ सोचते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आप सोच रहे हैं किसी, मतलब कुछ भी आपका जो भी ड्रीम है उसके बारे में सोच रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप उस एनर्जी को अपने अंदर से इमिट कर रहे हैं प्लस उस इंफॉर्मेशन को इमिट कर रहे हैं। ठीक है कि हाँ मुझे ये चाहिए इंफॉर्मेशन। मतलब एक पार्टिकल्स आप ऐसे समझेंगे कि जो आपको दिखाई नहीं दे रही है बिल्कुल भी, आप फील भी नहीं कर पा रहे, बट वो पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी आपके अंदर से इमिट हो रही है और उस चीज को क्रिएट कर रही है जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो थॉट्स क्या हो गए, एनर्जी प्लस इंफॉर्मेशन। और हर समय आप इसे इमिट करते चले जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, बिना रुके। और यहाँ तक कि आप जब रात में सोते हैं तब भी आपसे ये एनर्जी इमिट होती चली जाती है। कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि सुबह उठ के आपको ऐसा लगता है ये बहुत थक गए, है ना। ऐसा लगता है, किसी को कभी लगा है कि सुबह उठ के लगा हो कि मतलब सोए तो थे बट फ्रेशनेस फील नहीं हुई। तो क्या होता है कि वो नेगेटिव एनर्जी आप एमिट कर रहे होते हैं उस टाइम भी। अच्छा, वो कैसे पता चलेगा, आप कुछ देर कुछ मत करो, बस एक जगह बैठ जाओ, मतलब नो फिजिकल एक्टिविटी, बस बस एक जगह बैठ के आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोचो, तो थोड़ी देर में आपको थकान लगने लगेगी। मेरा ये सब बताने का सीधा मतलब ये है कि आपकी जो एनर्जी इमिट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ योर थॉट्स, उससे आप या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, वो आप फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं अपनी बॉडी में, इमिट हो रही है यूनिवर्स में, लेकिन उसकी फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं अपनी बॉडी में। ठीक है, एंड फीलिंग से ही आप यूनिवर्स से कम्युनिकेट करते हैं। तो और दूसरी चीज समझने ये वाली बात है कि जो वाइब्रेशंस है वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती। कई बार क्या होता है, हम ऐसा सोचते हैं कि यार, मान लो फॉर एग्जाम्पल आप रहते हैं पटना में, या कोई पटना में तो नहीं रहता, चलो, तो पटना में रहते हैं, ऐसे ही मैं बोल रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, और आप कहें कि यार ये जगह कुछ ठीक नहीं है, यहाँ के लोग सही नहीं है, और कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई कैरियर ग्रोथ नहीं हो पा रही, या कुछ ऐसा कि आप बाहर थोड़ा ब्लेम कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, और आप सोचे कि मैं पहुंच जाऊं चंडीगढ़, लखनऊ, मतलब कहीं भी, वहां शायद मेरी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, दिल्ली पहुंच जाऊं, मुंबई पहुंच जाऊं, और वहां मेरी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए कि जो आपकी वाइब्रेशंस है वो आपके साथ ही ट्रेवल करेंगी फ्रॉम पटना टू जहां भी आप जाए वहां। अच्छा, एक चीज तो ये है कि साथ में ट्रेवल करेंगे, और वहां जाके आपकी लाइफ तब तक नहीं बदलेगी जब तक आपके अंदर या तो पहली चीज आपका बिलीफ हो कि हाँ वहां जाके ही मेरा कुछ होने वाला है। तो इसमें क्या काम किया आपका बिलीफ। ठीक है, चेंज ऑफ प्लेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज आपकी वाइब्रेशन सेम रहेंगी। लेकिन तब फर्क पड़ सकता है जब आपके अंदर पूरा विश्वास हो, पूरा होप हो, फेथ हो, बिलीव हो कि हाँ नहीं, मैं तो वहां ही जाके मेरा कुछ होने वाला है, यहाँ कुछ नहीं रखा, तो तब जरूर फर्क पड़ जाएगा। तो वाइब्रेशंस जो है वो आपकी आपके साथ ही जाएंगी, लेकिन विद होप, विद फेथ, विद बिलीव, आपने अपनी वाइब्रेशंस चेंज कर दी, और चेंज ऑफ प्लेस होते ही आपकी रियलिटी भी चेंज हो जाएगी। कि आपकी वाइब्रेशंस आपके बिलीफ पे भी, जो आपका आपने अंदर अपने मान्यताएं बना रखी हैं, धारणाएं बना रखी हैं, उस पे भी डिपेंड करती है। और मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन है। तो किस तरह से हमारी वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं मैं वो बता रही हूँ कि आपकी थॉट्स, आपकी फीलिंग्स
आपकी बिलीव्स, जो आपने अपनी धारणाएं बना रखी हैं, उससे भी आपके वाइब्रेशंस पे इफेक्ट आता है। तो मैम जब फिर बिलीफ का पलड़ा भारी रहा ना, बिलीफ है तो वो मतलब वाइब्रेशन भी चेंज हो गई। देखिए, बिलीफ मतलब आप अपनी थॉट्स चेंज करिए, या फिर अपनी फीलिंग्स चेंज करिए, या आप अपने बिलीव्स चेंज करिए, मतलब कुछ चेंज करिए तो आपके वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, चाहे आप अपनी जगह ही क्यों ना बदल ले। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ भी कर ले, कई बार होता है ना कि यार ये घर सूट नहीं कर रहा है, मैं दूसरा घर लेके बैठ जाऊं, तो वो घर भी तभी सूट करेगा जब अगर आप अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आएंगे। ठीक है, नहीं लेके आएंगे उसी माइंडसेट से, अगर आपने पूरा घर ही शिफ्ट कर लिया, कई बार होता है ना, लोग कहते हैं कि शायद ये घर ठीक नहीं है, बहुत नेगेटिव है ना। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि नॉर्मली लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स आती हैं, और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो उसके बारे में ये सारी चीजें हैं। अभी क्या है कि जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, पहली, दूसरी या तीसरी। ठीक है, तो नॉर्मली लोग कह रहे हैं कि दूसरी कैटेगरी में आते हैं, है ना। और अगर दूसरी कैटेगरी में आते हैं तो इसका मतलब है अभी आप इस मोड में नहीं आए कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ। इस मोड में नहीं आए, है ना। दूसरी कैटेगरी यही है कि जो हो रहा है बस उस पे ही रिएक्शन देते चले जा रहे हैं। चलिए, अच्छा, कोई बात नहीं। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, उसको तीन प्रिंसिपल आप ऐसे समझ लें, तीन है। पहला, आपके थॉट्स हो गए, कि किस तरह के आपके थॉट्स रहेंगे उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा, एक इंपॉर्टेंट चीज, वट एवर यू आर फोकसिंग, जिस पे आपका फोकस रहता है वो चीज बढ़ती चली जाती है। दूसरा प्रिंसिपल है इसका, इस लॉ का, कि वट एवर यू आर फोकसिंग, इट ग्रोज, इट एक्सपेंड्स। ठीक है, मतलब जिसके बारे में भी आप सोचेंगे उसके लिए आपके अंदर से उसी तरह के पार्टिकल्स निकलते हैं। और ये पार्टिकल्स जो है, एनर्जी के पार्टिकल्स, इनको हम बोलेंगे रॉकेट्स। रॉकेट्स, और वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो नेक्स्ट बुक में स्टार्ट करने जा रही हूँ उसमें इन सारी चीजों का बहुत वो है, इसलिए मैं पहले से आपको थोड़ा बेस बताना चाहती हूँ। ये जो भी आप सोच रहे हैं, जो आपकी थॉट्स हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी हैं, इनको हम कहेंगे रॉकेट्स। और जो हर समय हम शूट करते हैं अपने दिमाग से, रॉकेट्स जो है वो हर समय हम इमिट करते हैं। इमिट मतलब शूट करते हैं, ऐसे ही समझेंगे। और ये जो रॉकेट्स हैं, आपके जो थॉट्स हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो उधर जाएंगे जिधर से उसी वाइब्रेशन के मैच करेंगे। मैच करेंगे मतलब, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ किसी को जैसे घर लेना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हुआ क्या कि आप सोच रहे हैं कि मुझे घर लेना है, लेना है। ठीक है, आप विजुलाइज भी करते हैं, क्योंकि हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काफी टेक्निक सीख ली है ना। और उसके हिसाब से हमने अपना विजन बोर्ड भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, और सोच रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं कि हाँ मुझे घर लेना है। तो पहला क्या है ऑप्शन, आप कैसे सोच रहे हैं? सोच तो रहे हैं कि घर लेना है, लेकिन अभी नहीं है, अभी लेना है। दूसरा क्या है, बहुत डिफिकल्ट है, घर लेना है, कोई सब्जी भाजी थोड़ी लेना है, ऐसे लोग बोलते हैं इस तरह से, क्या कोई आलू, मतलब कुछ इस तरह से थोड़ी लेना है, घर लेना है, बहुत बड़ी चीज है। मैं ये बता रही हूँ कि आपके अंदर क्या क्या बिलीफ हो सकते हैं एक घर लेने के लिए, सिर्फ घर की। उसके बाद और क्या है दिमाग में आता है, यार वैसे मैं इतनी लकी तो हूं नहीं, लेकिन हाँ मैं ट्राई तो कर ही रही हूँ, मैं अपने ऊपर काम तो कर ही रही हूँ, मेरा लक इतना अच्छा नहीं है, और मेहनत मैं कर रही हूँ। तो आप देख रहे हैं अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, कि है मुश्किल, घर लेना है मुझे, मैं विजुलाइज कर रही हूँ, मैं उसके लिए अपना ड्रीम विजन बोर्ड बना लिया मैंने, उसके लिए मैं एफर्मेशंस लिख रही हूँ। लेकिन अंदर क्या चल रहा है, जब कभी भी मैं उस घर के बारे में सोच रही हूँ तो अंदर चल रहा है कि मुश्किल है वो। मैं इसलिए बता रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि डिले, इतना डिले क्यों होने लगता है कोई भी चीज, अगर आपको जो चाहिए वो इसीलिए होने लगता है कि अंदर की क्या फीलिंग चल रही है। फीलिंग चल रही है अभी तो नहीं है ना, अभी घर नहीं है।
मुश्किल है, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे। तो ये जो फीलिंग्स चल रही हैं, इसी की आपने वाइब्रेशन क्रिएट करी और अपने अंदर से इमिट किया। ठीक है, और क्या होगा, वही मैच करेगा। ये जो आपने क्रिएट किया है ये बाहर निकला और वही मैच करेगा। मैच क्या होगा, वही डिले, वही मुश्किल, जितनी भी जो भी आप सोच रहे थे वही चीजें होंगी। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है, कैसी फीलिंग लानी चाहिए, जो मैंने सोचा है वो मेरा ही है, वो मुझे बस मिलने वाला है। आई एम एंजॉइंग, आई एम जहाँ हूँ वो भी, उसमें भी मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। वाओ, मतलब ये जो पावर वर्ड्स हैं इनका यूज आपने किया। मतलब क्यों हैप्पी, आप घर लेने वाले हैं तो उसके लिए हैप्पीनेस शो करें। अच्छा, इससे इससे क्या होगा कि आपने उसी तरह के पार्टिकल्स इमिट किए। किस तरह के, वही हैप्पीनेस, वही एक्साइटमेंट, वही जॉय, है ना। और क्या होगा, ये रॉकेट्स जाएंगे कहाँ, मैच करेंगे उसी तरह की सिचुएशंस को क्रिएट करने में। कोई डिले नहीं होगा। तो इससे पता क्या चल रहा था, पहले वाले में वांट, वांट वाली वो आ रही थी ना कि मुझे ये चाहिए। वांट वाली फीलिंग एक डिफरेंट होती है, और आई हैव वाली फीलिंग, हमेशा एफर्मेशंस कैसे लिखे जाते हैं, आई एम या आई हैव प्रेजेंट टेंस में। कभी भी ये नहीं होता ना कि आई वांट। तो आप, मैं इसलिए बता रही हूँ कि देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ वाइब्रेशन में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन इसको समझना भी बहुत जरूरी है। कई बार हम इसी चक्कर में बहुत गलती कर जाते हैं। मतलब गलती क्या कर जाते हैं, डिले होने लगती है हमारा सारी चीजें। हमारे अंदर चलता रहता है कि मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, और उसको बहुत कोशिश भी करते रहते हैं। हो सकता है जल्दी मिले, लेकिन और प्रोसेस, उसका स्पीड बढ़ाने का तरीका बस यही है कि आई वांट की जगह आपको करना आई हैव। और क्या करते हैं, हमने सीखा है कि सुबह सुबह उठ के अपने ग्रैटिट्यूड करना है ना, पॉजिटिव एफर्मेशन बोलना है। अच्छा, दिन भर क्या हो रहा है, दिन भर काम का स्ट्रेस है, बहुत से लोग मिल रहे हैं, है ना, और नेगेटिव सब हो ही जा रहा है। लोगों से मिलते हैं तो नेगेटिव बातें हो ही जाती। कोशिश तो करती हूँ, लेकिन स्ट्रेस इतना रहता है, आना जाना सब कुछ ये सब रहता है, तो उस वजह से थोड़ा सा तो थक भी जाती हूँ, और मतलब काफी चीजें होती हैं। अच्छा, फिर रात में हमने सीखा है कि मैजिक रॉक प्रैक्टिस। तो रात में आके तो मैं फिर से वापस उसी मोड में आ जाती हूँ, और उसके बाद सो जाती हूँ। अच्छा, सुबह उठ के मैंने प्रैक्टिस करी, रात में मैंने प्रैक्टिस करके सो गई, लेकिन दिन भर मैंने क्या किया, कोशिश तो मेरी रहती है हमेशा, लेकिन दिन भर यार काम करते करते मैं थक भी तो जाती हूँ ना। और ऑफिस का काम तुम्हें क्या पता, मतलब लोग इस तरह से बोलते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपके वाइब्रेशंस ऊपर नीचे नीचे ऊपर। तो क्या हुआ, ये मिक्स्ड वाइब्रेशंस, इसे कहते हैं मिक्स्ड वाइब्रेशंस। तो होगा क्या, पता चला हाँ मेरा गोल बस हो ही गया, बस ऑलमोस्ट हो गया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि नहीं यार, वो नहीं हो पाया काम। होता है, सबके साथ ऐसा होता है कि बस बस ये हो ही गया था, होने ही वाला था बस, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया, नहीं यार इस बार नहीं हो पाया, चलो हो सकता है कुछ और होने वाला। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो मिक्स्ड वाइब्रेशंस आपकी चल रही हैं, उसकी वजह से आपने क्या किया, आपको लग रहा था कि गोल बस एकदम नजदीक आ गया है, लेकिन फिर कुछ डिले हो गया, फिर कुछ बात हो गई, कुछ गड़बड़ हो गया। चलिए, अच्छा एक चीज बताती हूँ, सिंड्रेला की स्टोरी सबने सुनी होगी, है ना, सिंड्रेला। कभी उसकी स्टोरी वैसे मूवी वगैरह भी बन चुकी है, देखी भी होगी सबने। तो उसकी स्टेप मदर और दो स्टेप सिस्टर्स थी, उससे ही सारा काम करवाती थी, सिंड्रेला से। उसको काम करते हुए देखा था कभी, मतलब मूवी देखी होगी या कुछ भी ऐसा सुना होगा, बुक पढ़ी होगी तो। वो काम भी करती थी ना, तो गाना गा के, मतलब खुश रह के काम करती थी, है ना, वो चाहे जितना उसको जो भी करे। और वो कौन आई फिर, जैसे आप कहेंगे फेरी गॉड मदर आई, है ना, उसकी हेल्प कर, उसी की हेल्प करने आई, क्यों नहीं उसकी स्टेप मदर या स्टेप सिस्टर की हेल्प करने आई। कभी सोचा इस बारे में। आप कहेंगे अरे यार ये तो स्टोरी है, इसमें क्या रखा है। स्टोरी है, वो भी ऐसे ही नहीं बन गई, कुछ तो हो गई। अच्छा चलिए, फेरी गॉड मदर जो आए, वो, उन्होंने सिंड्रेला की ही हेल्प करी। क्यों, क्योंकि उसके पास हमेशा एक फेथ था, एक होप थी, एक इनर हैप्पीनेस थी। भले ही कुछ भी हो रहा हो, बहुत खराब सिचुएशंस होंगी उसकी, लेकिन फिर भी अंदर कुछ तो था
जो उसके पास आई। अच्छा, अब दूसरी चीज आप देखिएगा कि जो फेरी गॉड मदर आई, उन्होंने उसके लिए ड्रेस का वो किया, और कुछ पंपकिन से कुछ और बना दिया, है ना, और वो घोड़े बना दिए, कुछ ऐसा ऐसा किया। सबको पता है ये स्टोरी ना। और ये भी पता होना चाहिए कि जो भी चीज बनाई वो किसी और चीज से बनाई। जैसे पंपकिन से वो उसका वो बना दिया, क्या कहते हैं ये, रथ, चैरियट, मतलब क्या बोलेंगे उसे, कुछ पुराने कपड़ों से नए कपड़े बना दिए, है ना। तो इसका मतलब देखिए, पहले तो हेल्प उसी की। आपको सीखने वाली क्या बात है, हेल्प उसी की। अब आप कहेंगे नहीं नहीं मेरी हालत ऐसी सिंड्रेला जैसी बिल्कुल नहीं है। चलो अच्छा, बहुत अच्छा नहीं है। मैं कहती हूँ कि उससे अच्छा कुछ हो सकता है जो सिंड्रेला के साथ हुआ। और दूसरी चीज ये सीखने वाली है कि जो फेरी गॉड मदर थी उन्होंने क्या किया है कि जो चीजें थी उसी से ही कुछ और क्रिएट कर दिया। तो हम सब ने ये समझा है, गीता में भी लिखा हुआ है कि जो पूरी सृष्टि है ना वो पूरी पहले से बन चुकी है। एवरीथिंग इज क्रिएटेड ऑलरेडी, क्रिएशन इज फिनिश्ड। सब कुछ पहले से है, कुछ नया आपको क्रिएट नहीं करना है। साइंस में एक थ्योरी है, इलेक्ट्रॉन एंटेंगलमेंट थ्योरी। वो क्या कहती है कि जैसा आप सोचते हैं उसके हिसाब से ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स मतलब उसी से ही सारी दुनिया बनी हुई है, वो उसी तरह से उससे एंटेंगल होके वो चीजें क्रिएट होती हैं। चलो अच्छा, इतनी कहानी मेरे सुनाने का मतलब ये था कि जो कुछ भी आपको चाहिए आपकी लाइफ में वो ऑलरेडी है। बस आपको क्या करना है, अपना फोकस एक जगह रख के, अपने वाइब्रेशंस एक जगह रख के उन चीजों को क्रिएट करना है बस। जो भी आपका मेन एक गोल है, या एक कोई पर्टिकुलर एरिया आप अभी चूज कर लें। मान लो हेल्थ हो गया, या कैरियर हो गया, या कुछ भी हो सकता है, मनी हो गया, ठीक है। तो अपने आप से क्वेश्चन लिखेंगे कि व्हाट इज माय थॉट अबाउट डैश। डैश मतलब हेल्थ है, या कैरियर है, या मनी है, या जो भी है, उसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। और आंसर भी लिखेंगे कि हाँ इसके बारे में मैं ऐसा सोचती हूँ। मान लो जैसे कि कई लोग होते हैं ना, मनी के बारे में क्या सोचते हैं, यार पैसा तो सारी मुसीबतों का जड़ है ना, या फिर पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, या फिर मतलब जो भी, कोई जो भी आपका एरिया है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं उन चीजों को लिखेंगे। और उसके बाद जरा देखेंगे कि क्या वही पैटर्न आपकी लाइफ में चल रहे हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, लोग सोचते हैं कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर कुछ लोग सोचते हैं पैसा तो हाथ का मैल है, या फिर पैसा आता है चला जाता है, कुछ इस तरह से। जो भी आपके थॉट्स हैं वो आप लिखेंगे और अपने मैच कराएंगे कि क्या आपके उसी तरह के पैटर्न्स हैं, चल रहे हैं, और 100% वैसे ही चल रहे होंगे, वैसे ही चल रहे होंगे। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन का पहला प्रिंसिपल था थॉट्स। दूसरा था कि जहां भी आप फोकस करते हैं, वेर एवर यू फोकस इट ग्रोज। ठीक है। अभी तीसरा क्या है कि लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। दैट मीन्स जो भी आप इमिट कर रहे हैं अपने अंदर से, जो भी अपने अंदर से गिव आउट कर रहे हैं, वो ही वापस लौट के आएगा। वॉट एवर यू गिव आउट मस्ट कम बैक, कुछ और नहीं आएगा। और पता है, इन अ वेरी एक्यूरेट फॉर्म, इन अ वेरी एक्यूरेट वे। एक लाइन भी ऊपर नीचे नहीं होगी। जो आप अंदर से निकालेंगे वही वापस लौट के आएगा। चाहे आप इसे न्यूटन का थर्ड लॉ समझ लें, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो कैसे हम अपने वाइब्रेशंस को ठीक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किसी के पास कोई आइडिया है? अब तो समझ में आ गया ना कि क्या लॉ क्या कर रहा है, क्या चल रहा है हमारी लाइफ में। जो कुछ भी हो रहा है मेरी लाइफ में, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो, मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है वो क्यों चल रहा है, और उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। मान लो मैं कहती हूँ कि आपके घर में कोई दूसरा पर्सन है, वो मान लो वो बहुत नेगेटिव उसमें फंसा हुआ है, या फिर किसी पड़ोसी, कोई आपके जो दिख रहे हैं वो बड़े नेगेटिव दिख रहे हैं। मतलब आपसे जुड़ी हुई कोई भी चीज अगर कहीं भी कुछ नेगेटिव समझ में आ रही है,
तो क्यों है, ये समझ में आया है? ये इसीलिए है कि आपने क्रिएट किया है। इसको मान रहे कि नहीं मान रहे, पहले तो ये बता दो। अगर नहीं मानेंगे तो इसके आगे कोई काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं नहीं मानती भाई कि मैंने क्रिएट किया। इतनी खराब सिचुएशन मैं क्यों क्रिएट करूंगी? अगर ऐसा मानते हैं तो फिर आप उसे ठीक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप ये मानते हैं कि ये सिचुएशन किसी और ने खराब करी है, और अगर कोई और खराब कर रहा है तो वो दूसरा ही उसे सही करेगा ना। आप कैसे करेंगे? फिर आप कहेंगे कि मैं कब तक उसको सही करती रहूंगी, उसका दिमाग खराब है। मान लो थर्ड पर्सन जो भी है उसका दिमाग खराब है, तो मैं कब तक सही करूंगी उसको? क्योंकि प्रॉब्लम जो भी है ना वो किसी और की वजह से है। आप कब तक उस चीज को सही करते रहेंगे? जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है वो मेरी वजह से है, मैंने क्रिएट करी है। अगर मैंने क्रिएट करी है तो मैं इसे सही कर सकती हूँ। तो पहली चीज एक्सेप्टेंस। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहे वो आप कोई भी टेक्निक देख लो, उसमें यही पहले बताया जाता है कि एक्सेप्ट करिए जो भी सिचुएशन है। चाहे वो गीता में क्यों ना बताया गया हो कि जो भी आपके पास सिचुएशन है उसको खुशी खुशी कबूल करो। एक लाइन बताई गई है कि खुशी खुशी कबूल करो उसे, कि हाँ मैं इस चीज जो भी आपने दिया है वो मुझे एक्सेप्ट है। मैं सारी चीजों को एक्सेप्ट करती हूँ। तो एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप उसी में रहिए। फिर एक्सेप्ट करने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर मैं ये चीज क्रिएट कर सकती हूँ तो इसका कुछ और भी तो बना सकती हूँ ना। हम अपने वाइब्रेशंस पे कैसे काम कर सकते हैं? हम सबने बहुत दिनों से समझा है ग्रैटिट्यूड। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका तो ये है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस डेली। ऐसा नहीं कि आज करी, कल नहीं करी, परसों करा, ये नहीं करा। और और कोई बात नहीं, अगर नहीं करा तो मेरे से भी गलती हो जाती, कई बार मैं भी छूट जाती हूँ। लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे को याद दिला सकते हैं। और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना मस्ट है। मस्ट क्या है, कैसे करना है? ये नहीं कि सिर्फ बोल देना है, बोल के नहीं करना है। ठीक है, लिख के करना है। लिखना इज मस्ट। ठीक। तो फर्स्ट थिंग इज प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। दूसरी क्या है? दूसरी क्या चीज हो सकती है? सुबह उठते ही एक डिसीजन लेंगे फॉर एवरी डे। और एवरी डे मैं क्यों बोल रही हूँ? ऐसे जिएंगे कि बस आज का ही दिन है मेरे पास। कई बार क्या होता है ना, हम सोचते हैं अरे ठीक है चलो आज, अरे छोड़ो अब कल देखेंगे, परसों दिन। नहीं भाई, ऐसे सोचो कि बस आज का ही दिन है और आज के दिन को मुझे भरपूर जीना है, बहुत अच्छे से जीना है। मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है भाई। और सच में कुछ पता है किसी को? नहीं पता ना। तो बस एक एक दिन को अपने वो लेंगे कि हाँ, एक सुबह उठ के डिसीजन लेंगे कि मुझे आज दिन भर अच्छे मूड में ही रहना है। ठीक है। तीसरी चीज क्या कर सकते हैं? फिजिकल मूवमेंट। फिजिकल मूवमेंट। अब आप कहेंगे कि ये क्यों मैं बता रही हूँ? मतलब फिजिकल मूवमेंट तो करें ना करें आपसे मतलब, मैं एक्सरसाइज करूँ ना करूँ, है ना? आप तो सिर्फ माइंड के बारे में बता दो, बस इतना चलेगा। लेकिन फिजिकल मूवमेंट क्यों जरूरी है? बिकॉज जब भी आप फिजिकली अपने आप को, बॉडी अपनी मूव करते हैं, तो आपके बॉडी से, आपके ब्रेन से ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, ये हॉर्मोन्स निकलते हैं और इन्हें कहते हैं हैप्पी हॉर्मोन्स। इनको पता है, ये आप इंजेक्शन लेने पड़ते हैं इसके, एंटी डिप्रेसेंट्स, दवाइयाँ मिलती हैं इन्हीं हॉर्मोन्स की। तो आप वो दवाइयाँ लेना चाहते हैं, या थोड़ा सा अपना बॉडी को इधर उधर हिला लें, अपने अंदर से दवाई निकल जाएगी। कैसा लग रहा है? एंटी डिप्रेसेंट मतलब खुश रहने की दवाई। तो जब आपने सुबह उठ के डिसीजन लिया है कि आज मुझे खुश रहना है, तो डिसीजन लेने के बाद एक दवाई भी ले लें, अपने अंदर ही जो क्रिएट हो रही है। तो फिजिकल मूवमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है। मैं नहीं कहती कि चलो अब 5 किलोमीटर की दौड़ लगाओ, कुछ नहीं करना यार। 2 मिनट थोड़ा सा इधर उधर हाथ पैर ही हिला लो, एक अच्छा सॉन्ग लगा लो, वो क्या कहते हैं, हेडफोन। और मतलब कुछ अगर नहीं कर सकते, एकदम टाइम नहीं है, तो ये तो कर ही सकते हो। तो फिजिकल मूवमेंट जरूरी है। उसके साथ मेंटल मूवमेंट और स्पिरिचुअल मूवमेंट भी जरूरी है। चलो मैं नहीं कह रही कि अब इसके लिए रोज टाइम दो, लेकिन मेंटल जो मूवमेंट है वो आपका थ्रू रीडिंग गुड बुक्स। ठीक है। तो वो सब तो हम यहाँ करते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ते हैं।
तो हमारा दिमाग थोड़ा सा चलता है। और स्पिरिचुअल के लिए मेडिटेशन जरूरी है। अच्छा, और चौथी चीज क्या हो गई? आपका कनेक्ट विद नेचर, नेचर से कनेक्शन। अब फिर आप कह सकते हैं भाई इतना टाइम ही नहीं है, नेचर से कहाँ कनेक्ट करेंगे, कहाँ जाऊं मैं नेचर से कनेक्ट करने के लिए? कोई बात नहीं, आपको पता है कि 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है नेचर है। आप रोज नहाते हो, बहुत अच्छी बात है, पानी से आपका कनेक्शन बन गया। ठीक है, जल्दी से नहा के एक दीपक जला लिया। मैं नहीं कह रही इसमें कुछ रिलीजन कहीं किसी की बात है। एक दीपक जलाने से क्या हुआ, आपका फायर एलिमेंट से कनेक्शन बन गया। ठीक है, हो सकता है कि आप 10 मिनट लगाते हो नहाने में, 8 मिनट लगा लीजिए, 2 मिनट बचा के एक दीपक जला लीजिए। और कहीं नहीं तो अपने घर में इधर उधर घुमा लीजिए, तो वो घर की एनर्जी भी क्लीन हो जाएगी, आपकी एनर्जी भी क्लीन हो जाएगी। ठीक है, और जरूर जरूर आप सभी को अपने घर में कुछ कुछ प्लांट्स उगाने चाहिए। कोई भी एक छोटा ही प्लांट, ठीक है। और सुबह उठ के उसको थोड़ा पानी दे दिया, उसको थोड़ा सा उसके पास आ गए, तो प्लांट से कनेक्शन बन गया आपका। ठीक है, और फिर बाहर निकलेंगे ही सब लोग, तो मतलब 5 एलिमेंट से आपका कनेक्शन होना चाहिए। तो ये भी हो गया कनेक्ट विद नेचर। ठीक है, मैं नहीं कह रही कि अब आप नंगे पैर जाके पार्क में राउंड लगाइए तो आप कनेक्शन बनेगा, ऐसा कुछ नहीं, चलो इतने से ही बन गया। उसके बाद पांचवी चीज क्या है? क्लीनिंग। क्लीनिंग और डीक्लटरिंग और रीअरेंजमेंट, ये 3 चीजें एक साथ। किसकी क्लीनिंग? अपनी तो कर ही ली, है ना, अपने तो रोज करते हैं। घर की, सुबह सुबह की बात है, ये सारी बातें सुबह की हो रही हैं कि सुबह आपको क्या करना है। अपने घर की क्लीनिंग। कई बार क्या होता है कि हाँ चलो अच्छा अब शाम को देख लेंगे, अभी अभी तो साफ है कल कर लेंगे। अच्छा चलो वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नहीं कहती कुछ जबरदस्ती करने को। तो कोई भी चीज अगर इधर रखी हुई है तो उसको उठा के उधर रख दो, उधर रखी है तो उसको उठा के इधर रख दो। तो इससे क्या हो गया? रीअरेंजमेंट हो गया। हर चीज जब एनर्जी की बनी है, और एनर्जी को मूव करना ही पड़ता है, अगर नहीं करेंगे तो जैसे आपने, सबको पता है ना, पानी अगर एक ही जगह रहे बहुत देर तक तो वो सड़ने लगता है, पता है। और वो मूव करता रहता है तो सही रहता है। इसी तरीके से कोई भी आप खुद ही देखो कि एक कमरा बंद हो एकदम, ना उसमें कोई आता हो ना जाता हो, उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी। कोई ऐसा कमरा जिसकी खिड़की भी आपने खोल दी, दरवाजा भी, थोड़ा सा एयर मूवमेंट हो गया, एनर्जी मूव कर गई, तो उसकी एनर्जी डिफरेंट होती है। डी क्लटरिंग, क्लीनिंग और रीअरेंजमेंट, ये 3 चीजें एक साथ हैं। 5th पॉइंट। अच्छा, इसी के साथ 6th पॉइंट क्या है? आपने अपने एनवायरनमेंट की तो क्लीनिंग कर ली, साथ में अपने मेंटल फैकल्टी की भी क्लीनिंग करनी है। ठीक है, मेंटल फैकल्टी की क्लीनिंग का मतलब क्या है, तरीका क्या है? जो आपके दिमाग में कचरा भरा है उसको बाहर निकालना, सीधा मतलब यही है। ठीक है, अब वो आप सुबह करें, शाम को करें, दोपहर में करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका क्या तरीका हो सकता है? पहला तरीका ये है कि राइटिंग अ लेटर, जो भी कचरा है उसको लिखें, पेपर पे लिखें, और उसको जला के फ्लश कर दें या बर्न कर दें, जो भी करना है। दूसरा तरीका है कि जो मैंने वो टेक्निक बताई थी, हो ओपोनोपोनो। ठीक है, उससे भी मेंटल क्लीनिंग होती है, अच्छे से होती है। अच्छा चलिए, इसी बात पे हम मेंटल क्लीनिंग कर लेते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, सभी लोग आंखें बंद करेंगे, और अपने सामने एक ऐसा पर्सन लेके आएंगे, क्योंकि ज्यादातर पर्सन से ही ट्रबल होती है। ठीक है, जस्ट क्लोज योर आइज, और अपने सामने एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान लेकर आएंगे जिसकी वजह से आपको लग रहा हो कि कुछ तो प्रॉब्लम है, आपको किसी भी तरह की परेशानी आपको मिल रही है उस पर्सन से। जस्ट इमेजिन दैट पर्सन, उस इंसान को अपने सामने खड़ा हुआ देखेंगे, आंखें बंद करके, और देखेंगे वो इंसान आपको देख के स्माइल कर रहा है, आपको देख के स्माइल उसके चेहरे पे दिखाई दे रही है आपको। अब आप
अपने दोनों हाथ ऐसे जोड़ सकते हैं आपस में इस तरह से नमस्कार पोजीशन में, और उसको बोलेंगे कि मैंने जो इतनी ज्यादा अपने अंदर से हेट्रेड दिया है, अपने अंदर से इतना ज्यादा जो फ्रस्ट्रेशन दिया है, अपने अंदर से जो इतना ज्यादा हर्ट वाली फीलिंग दी है, भले ही उधर से भी हर्ट आया हो, लेकिन मैंने खुद भी क्रिएट किया है ये हेट्रेड, ये फ्रस्ट्रेशन, ये हर्ट, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, एंड फ्रॉम नाउ दिस मोमेंट, और अब से आई सेंड यू लव, आई सेंड यू लव, अब इस मोमेंट से आई सेंड यू लव, आई सेंड यू लव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू एंड आई थैंक यू। बस अपनी आंखें खोल सकते हैं आराम से। इतना सा काम है कि जो कुछ भी मुझे मिला है उसके बदले मैंने भी दिया है, ठीक है, वो चाहे हेट्रेड हो, चाहे फ्रस्ट्रेशन हो, चाहे गुस्सा ही क्यों ना हो, चाहे हर्ट ही क्यों ना हो, मैंने भी जो दिया है उसके लिए ही आपको बस सॉरी, फॉरगिवनेस, बट अब से आई सेंड यू लव, ठीक है। और हो सके तो एक आप सबने सीखा होगा एबंडेंस पोज, दोनों हाथ को इस तरह से क्रिएट करके आई सेंड यू लव, आई सेंड यू लव, तो इससे थोड़ा सा आपकी एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, क्यों लव क्यों सेंड करना है? वो इसलिए करना है, एक चीज समझने वाली बात है कि जो कुछ भी आपको कोई सफरिंग दे रहा है, हर्ट कर रहा है, ठीक है, समझने वाली बात ये है कि अगर जिस इंसान के पास जो होता है वो वही देता है ना, हम सबको पता है, जिसके पास जो चीज होती है वही देता है वो। जैसे मैंने कई बार एग्जाम्पल बताया कि आप नींबू को कट करेंगे, उसको दबाएंगे, तो उसमें से पाइनएप्पल जूस नहीं निकलने वाला है। तो अगर आपको कोई परेशान कर रहा है किसी भी लेवल का, तो उसके पास वही है ना, वो खुद सफर कर रहा है, और उसकी सफरिंग आप कम कर रहे हैं बाय सेंडिंग लव, उसकी सफरिंग आप कम कर रहे हैं बाय सेंडिंग योर लव। ये समझने वाली बात है। जो दूसरा इंसान आपको लग रहा है कि आपको परेशान कर रहा है, वो खुद सफर कर रहा है, ठीक है। तो उसकी सफरिंग आप कम कर रहे हैं बाय सेंडिंग लव, और जब उसकी सफरिंग कम होगी तो वो आपको हर्ट करना कम कर देगा धीरे धीरे, वो सिचुएशन ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं भाई मैंने कुछ नहीं किया, वो कर ही रहा है, मैं क्या करूं। तो वो कर ही रहा है तो वो क्यों कर रहा है, ये भी समझने वाली बात है। फिर जब हम इतना सब कुछ समझ रहे हैं तो ये भी समझने वाली बात है कि उस सामने वाला कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और जब कर ही रहा है तो फिर हम अपने अंदर से क्या दे सकते हैं उसको, जो उसको भी हेल्प हो, और जब उसको हेल्प होगी तो फिर हमें तो हेल्प होगी, ठीक। और अगर लाइफ में इस समय कोई भी, चलो मैं तो मैंने ये एग्जाम्पल दे दिया, लाइफ में अगर कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो आपको परेशान कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, यू आर इन राइट डायरेक्शन, बहुत सही चल रहे हैं आप लोग। लेकिन नॉर्मली लोगों की लाइफ में कुछ कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते ही रहते हैं, ठीक है। तो समझने वाली बात बस यही है सीधी सी, कि हमारी अपनी ही एनर्जी है जिससे कि हम अपनी लाइफ क्रिएट कर रहे हैं, और ये जो हमने समझा है वाइब्रेशंस, वो बस हेल्प करेगा हमको एक कॉन्शियस क्रिएटर बनने में, कॉन्शियस क्रिएटर, ठीक है। टू बिकम अ कॉन्शियस क्रिएटर आपको ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन जानना बहुत जरूरी था, ठीक। और एक चीज और समझने वाली बात है कि लाइफ हमेशा चेंज होती है, हमेशा चेंज होती है, कोई जरूरी नहीं है आज तक जैसा था कल भी वैसा ही रहेगा। और क्यों चेंज होगी? क्योंकि ये वाइब्रेशंस हैं, वो चेंज होंगे। आज तक आप जैसे थे, नहीं जरूरी है कि कल तक भी आप वैसे रहेंगे। हो सकता है मैंने अभी ये 1 घंटे का भाषण दिया, कुछ इम्पैक्ट पड़े और कल से कुछ चेंज आए, है ना। अपनी वाइब्रेशंस पे कुछ तो काम करें, 1% ही काम करेंगे, और करेंगे तो जैसी लाइफ चल रही थी अब कल से वैसी नहीं चलेगी, ठीक है। तो अपने आप से एक और क्वेश्चन पूछेंगे, और उसे लिख भी लें कि आप अपनी लाइफ कैसी चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, व्हाट आर यू सीकिंग, क्या चाहते हैं आप अपनी लाइफ में,
व्हाट डू यू वांट टू मैनिफेस्ट, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ, आप अभी कैसा फील कर रहे हैं, और क्या ये दोनों चीजें मैच कर रही हैं? दोनों चीजें मतलब जो आप चाहते हैं लाइफ में और अभी आपकी जो फीलिंग है, ये दोनों मैच कर रही हैं? मतलब चाहते भी है, कुछ ऐसा चाहते हैं ना जिससे आपको खुशी मिले, तो जो खुशी है वो क्या आप अभी वो खुशी महसूस कर रहे हैं, वो फीलिंग आ रही है आपके अंदर? क्योंकि वो फीलिंग जैसी आपके अंदर आएगी तभी तो मैच करेगा ना वो। यू जस्ट हैव टू मैच योर वाइब्रेशंस, ठीक है? और जो बीत गया कल, उसके बारे में नहीं सोचना, जो आने वाला है कल, उसके बारे में नहीं सोचना, सिर्फ और सिर्फ अभी के बारे में सोचना है, प्रेजेंट मोमेंट के बारे में सोचना है कि अभी मेरे अंदर कैसी फीलिंग चल रही है, बस उसी से ही आपकी लाइफ बनती चली जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच सभी को इतने मेरा भाषण सुनने के लिए। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, कुछ कहना है तो कह सकता है। दी, एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। दी, जैसे होपोपोनो टेक्निक है, ये हम लोग कर रहे हैं, बट कई बार कोई पर्सन आपको डेली हर्ट कर रहे हैं, मीन्स बोल ही रहा है कुछ ना कुछ नेगेटिव, जवाब ना दे उस टाइम पे, कुछ भी ना करे, सिर्फ टेक्निक यूज करते रहेंगे मन ही मन, ये चीज पूछनी थी। अच्छा, जवाब ना दें ये आप कह रहे हैं? हाँ, मतलब क्योंकि बोल तो नहीं रहे हम, मन ही देखो मन हम। भाई, मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि सामने वाला कुछ भी करता रहे और आप चुप बैठे रहें। ये भी बहुत बड़ी मैं इसे क्या वर्ड दूं, बेवकूफी है, मूर्खता है, मतलब मैं कुछ हाँ कहना नहीं हाँ चाहती। लेकिन हाँ फिर हाँ। भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी लिमिट उधर क्रॉस हो जाए और आप चुप बैठे रहे कि हाँ भाई मैं तो बहुत स्पिरिचुअल आदमी हूँ मैं। क्योंकि ये गलतियां मैंने खुद करी है, इसलिए मैं अब बता सकती हूँ कि एक टाइम पे आपको बोलना भी जरूरी हो जाता है उसको चुप कराने के लिए। कई बार टाइम की ये नेसेसिटी हो जाती है कि आप एक्शन लें दूसरा। हम सिचुएशंस अवॉइड करते हैं कि कुछ ना क्रिएट हो सीन, मीन्स कुछ भी अपनी तरफ से हम ग्रेटिट्यूड भी लिख रहे हैं, सब कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है, सिचुएशन चेंज भी होती है, बट एक हैबिट हो गई है कि डेली क्रिटिसाइज करना, कुछ करना, तो कैसे हैंडल करें एक दीदी बार थोड़ा। पलट के जवाब दे दीजिए, बार बार कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके दी, ओके ओके। नहीं मतलब एक बार ऐसा है ना कि आदत पड़ जाती है कि सामने वाला कुछ नहीं, भी बोल रहा है। एग्जैक्टली दी, दी सालों के, हाँ हाँ, हम्म, बस। चलो मैं अपना कूड़ा कहीं भी डालते जाऊं, है ना? वो इसी तरह की बात है कि वो उसकी कूड़ा बनाने की फैक्ट्री है। जो भी इस तरह का काम कर रहा है उसका कूड़े बनाने की फैक्ट्री है। अब वो कूड़ा कहीं तो डालेगा, आप चुपचाप लेते जा रहे हो तो ठीक है, इधर ही फेंको, इधर ही सारा कूड़ा देते चलो। एक दिन आप मना कर दो, बस मुझे अब नहीं चाहिए, बस ओके ओके। बस खत्म, अब मुझे ये कूड़ा आपका चाहिए ही नहीं। तो वो आदमी या तो वो कूड़ा अपना किसी और को जाके देगा या थोड़े दिन में अपने कूड़े बनाने की फैक्ट्री बंद कर देगा। सीधा थैंक यू दी, यही है। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि भाई थैंक यू जो सो बना मच। रहा है वो क्यों बना रहा है, एक तो उसको लेने एग्जैक्टली वाला दी, भी है ना कोई। आप हाँ हाँ, अपना अगर एग्जैक्टली। प्रोडक्ट कोई बना रहे हो, आपका कहीं कुछ ले रहा है कोई, तभी तो बनाते चले जा रहे हो, और ज्यादा बनाओगे फिर। जब वो सामने वाला लिए ही चला जा रहा है, लिए ही चला जा रहा है, और बना लो, चलो मजे आ रहे हैं मुझे तो। कृपया मुझसे अच्छी बात करें, नहीं तो ना करें। हाँ भाई, मुझे तो ये सुनना ही एग्जैक्टली। नहीं है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्लियर। आपके थॉट्स इज जस्ट लाइक रॉकेट्स ऑफ डिजायर्स। ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो याद रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ये जो अब शुरू होने वाला है उसमें ये सारी चीजें काम आएंगी आपको। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच सभी को, गुड नाइट, बहुत बहुत रात हो गुड गई। नाइट दी, गुड नाइट। Thank थैंक यू you. Thank दीदी, you so थैंक much. यू। थैंक यू थैंक सो Thank यू, you, मच, Didi. बाय। Thank you so थैंक much, यू Didi. एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट। Thank you. गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू मैम।